हेलो यार्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और ऑब्जेक्टिव जियोलॉजी वीडियो सीरीज में हमारा आज का जो डोमेन है वो है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी का ये सेकंड क्विज है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 डिस्कस करेंगे। टोटल ये सीरीज में हमारा क्विज नंबर 29 है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो सेक्शन रहता है वो रिवीजन एंड एक्सप्लेनेशन का रहता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है जिसमें रिवीजन के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इससे एसोसिएटेड कौन कौन से कंसेप्ट हैं जिसके बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको आपको सिर्फ ये नहीं है कि वन लाइनर है और आपको स्पेसिफिक टर्म याद रखनी है, उसके साथ साथ आपको ये भी फोकस करके चलना है कि वो पर्टिकुलर जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है और कहाँ से पूछी गई है, उससे एसोसिएटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करके चलते हैं। तो यहाँ पे जो पहली जो टर्म यूज की गई थी हाइप्सोग्राफी। हाइप्सोग्राफी जो हम बोलते हैं कि कितना एरिया जो है एलिवेटेड एरिया आता है और कितना एरिया जो है बीनीथ द ओशियनिक वाटर आता है, ठीक है, उसकी जो रिलेटिव स्टडी होती है उसको हम हाइप्सोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो ये CSIR नेट के सिलेबस में आपको टर्म देखने को मिलेगी हाइप्सोग्राफी। ठीक है, और हाइप्सोग्राफिक कर्व भी आपको देखने को मिलते हैं जिसकी फॉर्म में ये एनालाइज किया जाता है कि जो एवरेज डेप्थ अगर हम देखें वो 3400 मीटर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मीन सी लेवल से अगर हम एवरेज डेप्थ देखें तो मतलब कहने का ये है कि जो डेप्थ का एरिया है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है और ऑन एन एवरेज भी वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन जो है वो ऑन एन एवरेज 1100 मीटर रहता है। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन भी पूछा गया है। और उसके साथ साथ जैसे आपको पता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है अर्थ के सरफेस के ऊपर वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, 8848 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और अगर हम डीपेस्ट प्लेस देखें तो वो मरियाना ट्रेंच में जो कि 11,000 मीटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं तो डीपेस्ट पॉइंट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव स्टडी होती है इसको हाइप्सोग्राफी बोलते हैं। आगे ये बात की गई है कि जो अटलांटिक और इंडियन ओशियन को डिवाइड करने वाला जो मेरिडियन है वो है 20 डिग्री ईस्ट। ठीक है, क्योंकि अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर हम देखें किसी भी फीचर को लोकेट करने के लिए हमें लेट लॉन्ग पोजीशन पता होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो लैटिट्यूड जो है ये जो इक्वेटर के पैरेलल लाइन होती है उनको लैटिट्यूड बोलते हैं और इसके परपेंडिकुलर जो पोल टू पोल लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं मेरिडियन। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, जो मेरिडियन होते हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, तो लैट लॉन्ग की टर्म में जो है हम एग्जैक्ट पोजीशन देते हैं। तो इस तरीके से ओशियनोग्राफी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो ओशियनोग्राफी में जो अलग अलग ओशियन है उनकी जो डिवाइडर है उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है, जो उनकी एक्सटेंशन है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखना है। तो यहाँ पे हम आगे जो बात कर रहे हैं ओशियन और सी अगर हम देखें कितना एरिया कवर करते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी सी वैल्यू है, इसको आप डिवाइड करके याद रख सकते हैं 361, 254 और 000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये तो अगर हम देखें अर्थ सरफेस पे अप्रोक्सीमेटली 70% या 71% के अप्रोक्सीमेट आपको जो है देखने को मिलता है वाटर और 29% जो है लैंड मासीज आपको देखने को मिलते हैं। आगे इंडियन ओशियन की लोकेशन के बारे में बात की गई है। तो इंडियन ओशियन की लोकेशन अगर हम देखें तो 20 डिग्री ईस्ट से, ये अगर हम लॉन्गिट्यूड की टर्म में बात करें तो 20 डिग्री ईस्ट से 147 डिग्री ईस्ट में लाई करता है। और अगर इसकी हम एक्सटेंशन देखें, ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 27 डिग्री तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग फीचर की लोकेशन, और यहाँ पे क्योंकि हम ओशियनोग्राफी डील करते हैं अलग अलग ओशियन की जो एक्सटेंशन है उसके बारे में आपको आइडिया रखना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको उस कॉन्सेप्ट को भी समझना है जिसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये नहीं है कि सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करके चलना है। ओके, आगे जो बात की जा रही है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के बारे में बात की जा रही है। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो ओशनिक बेसिन की हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स आपको ग्रेटर देखने को मिलती है वर्टिकल डायमेंशन। मीन्स जो उसकी डेप्थ है उसके कंपैरिजन में अगर उसकी विड्थ देखें, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है ओशियन के केस में। ओके, आगे सरफेस एरिया की बात की जा रही है। ये सरफेस एरिया है यहाँ पे। ठीक है, सरफेस एरिया इंडियन ओशियन अगर हम देखें तो 74.12 इंटू 10⁶ स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो अलग अलग ओशियन है उन सबके सरफेस एरिया के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक मैंने दिया है, इस तरीके से किसी भी ओशियन के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि आप MCQs
की फॉर्म में आप डिस्कस करें, वो अपनी जगह सजेशन सही है, लेकिन फॉर द मीन वाइल मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अब अगर आप वन लाइनर की फॉर्म में इनको डिस्कस करके चलेंगे, वन लाइनर की फॉर्म में अगर आप इसको याद रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, अलग अलग तरीके से आप जितना इनमें से आप होकर के गुजरेंगे, उतना ही आप जो है इसको अच्छे से याद रख पाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक बार ये सारी इन्फॉर्मेशन और जो इसे एसोसिएटेड कंसेप्ट्स हैं वो आप अच्छे से कवर कर लीजिए बुक से। फिर एमसीक्यूज हम जो है एग्जाम के नज़दीक जब पहुंचेंगे तो प्रीवियस पेपर में से हम उसको ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इसको लाइटली मत लीजिए, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी पोर्शन कवर करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, तो जो मैंने पहले आपको बताया था, जो मीन एलिवेशन है कॉन्टिनेंट के ऊपर वो 1100 मीटर आपको देखने को मिलता है, और जो मीन डेप्थ है वो 3400 मीटर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात की जा रही है जो इक्वेटोरियल बल्ज है अर्थ में, अर्थ की शेप अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। मीन्स जो इसकी इक्वेटोरियल जो डायमीटर है और जो पोलर डायमीटर है उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जो इसकी पोलर डायमीटर और इक्वेटोरियल डायमीटर है अर्थ का, उनमें कितना डिफरेंस है किलोमीटर में। ठीक है, ये आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे रोटेशन की वजह से जो ये बल्ज होता है, क्योंकि अर्थ जो है इस तरीके से रोटेट करती है। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगता है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उस वजह से ये इस तरीके से बल्ज क्रिएट होता है। ठीक है, आगे ये बात की जा रही है कि जो लैटिट्यूड है 1 डिग्री लैटिट्यूड अगर हम डिफरेंस देखें तो वो 111 किलोमीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो लैटिट्यूड होंगे इस तरीके से अगर हम देखें, ये अगर इक्वेटर लाइन हम माने, ठीक है, उसके पैरेलल में जितनी भी लाइंस होंगी उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। तो इस लैटिट्यूड से ये जो 0 डिग्री होगा और यहाँ से 1 डिग्री हम जाएंगे तो ये 111 आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से इसके बारे में आइडिया रखना है। और जो लॉन्गिट्यूड है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, तो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो 1 डिग्री का डिफरेंस रहता है उसमें ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो इसका लैटिट्यूड की वैल्यू है और कोस थीटा। ठीक है, और थीटा जो है ये आपका एंगल है, लॉन्गिट्यूडनल एंगल जो होगा उस लोकेशन पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस के लिए। तो इसके बेस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि अगर लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस दे दिया आपको या लैटिट्यूड में डिफरेंस दे दिया तो वहाँ पे कितनी डिस्टेंस का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे जो बात की जा रही थी सी माउंट्स के बारे में। सी माउंट्स जो हैं ओशिनिक फीचर्स होते हैं जो कि आपको 1000 मीटर अबव देखने को मिलते हैं सी फ्लोर से, और नैरो समिट एरिया आपको इसका देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है। कई फीचर्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं ओशिनिक फ्लोर के ऊपर, उनके बारे में आपको पढ़ना है। मीन्स टोपोग्राफी ऑफ ओशिनिक फ्लोर हम यहाँ पे कंसेप्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा रिवीजन था या एक्सप्लेनेशन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमने देखे। अब आज के क्विज के ऊपर नज़र डालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर हम एक लेवल सरफेस की बात करें तो उसके कोरस्पोंडिंग में जो ओशियन में जो आपको एक लेवल सरफेस देखने को मिलता है उसको क्या कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म रहती है, इसके बारे में आपको बताना है। और जैसे मैं यहाँ पे आपको साथ में बोल के इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको क्या बताना है इसमें, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस देने का जो पैटर्न होता है उसकी ज़रूरत नहीं रहती। बेसिकली यहाँ पे समझाने का मतलब आपको यही है, जब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि आपको वो चीज़ वहाँ पे फील करनी है, तो उससे आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑप्शंस तो आप अपने लेवल पे बना सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इसको यूटिलाइज करके चलेंगे, डायरेक्ट जो है वैल्यू अगर आपको याद रहेंगी, डायरेक्ट जो है कंसेप्ट आपको याद रहेगा, तो फिर आप जो है एक तो आपका टाइम सेव होगा क्योंकि आपको एकदम से 4 ऑप्शन में से आइडिया रहेगा। ठीक है, मैं आपको ये कहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, सीरियसली लीजिए, और आप जो एमसीक्यूज में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में से, वो आप हमारे पास भेज सकते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू। ठीक है, अब तो इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी। इंस्टाग्राम पे आप जो है कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है उसका आप फोटो हमारे पास भेज सकते हैं, और फोटो लेकिन क्लियरली आपको स्कैन करके भेजना है ताकि हमें भी उसको जो है रीड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो। कई बार स्टूडेंट जो है वैसे रफली फ़ोटो लेके भेज देते हैं। ठीक है, तो वो अच्छे से फ़ोटो आपको कैप्चर करना है और वो आप इंस्टाग्राम पे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो यहाँ पे है उसमें ये पूछा गया है जो स्पीड ऑफ साउंड है
ओशन में वेरी करती है, ठीक है। तो बेसिकली 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट रहते हैं जो साउंड की स्पीड है। साउंड की स्पीड हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि जो हम ओशन फ्लोर को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे साउंड का जो रिफ्लेक्शन होता है उसके बेस पे हम स्टडी करते हैं। तो इसलिए जो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उनके साथ इसका वेरिएशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है एक तो टेम्परेचर के साथ रहता है, प्रेशर के साथ रहता है। तो जो थर्ड पैरामीटर है वो आपको बताना है कौन सा पैरामीटर है तो इसको प्रभावित करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड को। आगे जो बात की जा रही है ग्रेडियंट के बारे में बात की जा रही है साउंड वेलोसिटी की। अगेन अगर हम डेप्थ के साथ देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि प्रेशर का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ देखें तो कितना ग्रेडियंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बता देता हूँ को मीटर पर सेकंड में आपको ये बताना है, ठीक है। मीटर पर सेकंड में कितना डिफरेंस आता है अगर हम 1000 मीटर इंक्रीज करते हैं वाटर डेप्थ को। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें ये पूछा गया है अगर हम देखें एक ऐसा लेवल आता है जब हम डेप्थ में जाते हैं जहां पे साउंड की वेलोसिटी या स्पीड आपको मिनिमम देखने को मिलती है, ठीक है, उस डेप्थ को क्या कहा जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है, इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट इसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि जो सबमर्ज्ड जो आउटर एज होते हैं कॉन्टिनेंट्स के उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछा गया है कि जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है जो कि डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री को जो फेस करते हैं उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। काफ़ी यूजुअल जो कॉमनली यूज होने वाली टर्म है वो आपको यहाँ पे बताना है। आगे पूछा गया है कि जब हम शोर से ओशियन की तरफ अप्रोच करते हैं तो सेकंड नंबर पे जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन का डिवीजन आता है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन को जो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल जैसे सेल्फ है या राइज है या स्लोप है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो सेकंड नंबर पे आता है जब हम शोर से ओशियन को अप्रोच करते हैं उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। आगे ओशनिक रीज के बारे में ये पूछा गया कि जो ओशनिक रीज या उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं वो कितना एरिया कवर करते हैं अगर हम सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ बात करें, ठीक है, पूरे अर्थ की बात की जा रही है, ठीक है। तो वो यहाँ पे परसेंटेज में आपको वैल्यू बतानी है कि जो ओशनिक रीज और उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं वो कितना कवर करते हैं। आगे पैसिफिक टाइप मार्जिन के बारे में पूछा गया है। पैसिफिक टाइप मार्जिन जो है वो किस टाइप का मार्जिन है, ठीक है। तो एक एटलांटिक टाइप जिनको बोलते हैं और दूसरा पैसिफिक टाइप, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि एक्टिव है या पैसिव है, इतना हिंट आपको यहाँ पे दे देता हूँ। आगे कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में बात की गई है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है कितना कवर करता है एरिया अर्थ ओशियन का अगर हम बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको, यहाँ पे ओशियन के कंपैरिजन में पूछा गया है और यहाँ पे पूरी अर्थ के एरिया के कंपैरिजन में पूछा गया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ये 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको आंसर बताऊंगा, अपने आंसर को मैच करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें आंसर हो जाएगा यहाँ पे जियोड। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सैलिनिटी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। 14 का आंसर हो जाएगा साउंड चैनल। 15 का आंसर हो जाएगा कॉन्टिनेंटल मार्जिन। 16 का आंसर हो जाएगा पैसिव। 17 का आंसर हो जाएगा स्लोप। 18 का आंसर रहेगा 22% और 19th का आंसर हो जाएगा एक्टिव मार्जिन और 20 का आंसर हो जाएगा 7.5%, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो ये एक्सप्लेनेशन हम साथ में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से इनसे एसोसिएटेड कंसेप्ट है। तो वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चलना है, ठीक है। और नए व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसका मेन फोकस रहता है जियो साइंसेज के बारे में सोसाइटी को अवेयर करना, कम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन स्टूडेंट्स की हेल्प करना और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में एस्पिरेंट्स को इन्फॉर्म करना। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यूट्यूब के अलावा अगर जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब पे अवेलेबल है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी, चाहे वो फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। ये आप अलग अलग प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म की अपनी यूटिलिटी है, आपको उसी तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। और एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी के नाम से ब्लॉग भी है। अगर आप जियो साइंस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो jiollovers247@gmail.com पे आप हमें लिख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बी हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।